दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे टाइगर का पतन, विश्वासघात और मैसूर की विजय के बारे में। ये सिर्फ कुछ तथ्यों का जमावड़ा नहीं है। हम गहराई से देखने वाले हैं कि कैसे 18वीं सदी का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर साम्राज्य किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपनों की साजिशों से तबाह हो गया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हिंदुस्तान हमारा है। एक बार सोचिए इस लाइन के बारे में। ये कोई आम घोषणा नहीं थी। ये वो खौफनाक सच था जो एक अंग्रेज सैनिक के मुंह से तब निकला जब वो मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान की लाश के पास खड़ा था। ये दिखाता है कि उनके लिए मैसूर जीतना सिर्फ एक छोटी मोटी जीत नहीं थी। ये तो पूरे भारत पर राज करने का सबसे बड़ा दरवाजा था। इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि इस कहानी के दांव कितने ज्यादा ऊंचे थे। लेकिन उस खौफनाक अंत तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी शुरुआत जो किसी हॉलीवुड मूवी के ओपनिंग सीन जैसी लगती है। इमेजिन कीजिए, एक मीनार के कमरे में 10 साल का एक नन्हा बच्चा जो आगे चलकर टीपू बनेगा, एक रेती की मदद से लोहे की सलाखें काट रहा है, और उसका 5 साल का छोटा भाई वहीं डरी हुई आंखों से उसे देख रहा है। उनके पिता हैदर अली शहर से फरार थे और इन बच्चों को कैद कर लिया गया था। सलाखें काटने के बाद ये दोनों भाई रस्सी से नीचे उतरते हैं और होली के त्योहार की भीड़ का फायदा उठाकर चेहरों पर रंग और मास्क लगाकर दुश्मनों की नजरों से बच निकलते हैं। मतलब बहादुरी और रणनीति की नींव तो बचपन से ही पड़ चुकी थी। भाग 1, ताकतवर दुश्मनों से घिरावा। 1782 में हैदर अली के निधन के बाद जब टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली तो उन्हें जो साम्राज्य मिला वो काफी अमीर तो था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या था मैसूर में कि हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता था। जवाब है ये नंबर 5। उस वक्त मैसूर के नागरिकों की आमदनी बाकी हिंदुस्तान के लोगों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी। ये वही भारी समृद्धि थी जो असल में मैसूर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि आसपास की हर बड़ी ताकत इस खजाने पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। और इस टेबल को देखकर आप समझ जाएंगे कि मैसूर कितने बुरे भौगोलिक जाल में फंसा था। यहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तगड़ा मिलिट्री बेस था मद्रास में। उत्तर और पूर्व की तरफ हैदराबाद के निजाम की सेनाएं तैयार थीं। उत्तर और पश्चिम में ताकतवर मराठा साम्राज्य फैला हुआ था, और बची पश्चिम की दिशा, वहां विशाल समंदर था। यानी न तो पीछे हटने का रास्ता, न कहीं से मदद आने की गुंजाइश। मैसूर 3 विशाल और खतरनाक सेनाओं के बीच पूरी तरह से कैद था, एक परफेक्ट ट्रैप। भाग 2, टाइगर का उदय। इन सब मुसीबतों के बावजूद टीपू ने हार नहीं मानी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपनी मिलिट्री जीनियस का लोहा मनवाया। उन्होंने लगातार अंग्रेजी फौजों को धूल चटाई। बैंगलोर के किले में ब्रिटिश सेना को जिस तरह से हथियार डालने पर मजबूर किया गया, वैसी शर्मनाक हार अंग्रेजों ने सच में पहले कभी नहीं देखी थी। और इसके चलते 1784 में उन्हें टीपू के साथ शांति समझौता करना पड़ा। बस इसी दबदबे के कारण उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, बाहर के दुश्मनों को हराने वाला ये मिलिट्री जीनियस अंदरूनी मोर्चे पर थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। दरबार की पॉलिटिक्स में टीपू थोड़े कच्चे थे। उन्होंने दरबार में नए लोगों को आगे बढ़ाया, जिससे मीर सादिक और पूर्णिया जैसे पुराने और रसूखदार दरबारी खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगे। उस पर से टीपू अपने उसूलों के इतने पक्के थे कि गलती होने पर वो अपने ही साथियों को कड़ी सजा दे देते थे। खैर, यही वो जगह थी जहां से उस भयंकर विश्वासघात के बीज बोए गए, जिसने आगे चलकर साम्राज्य की नींव ही खोखली कर दी। भाग 3, एक घातक गलती। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री होती है। अब ये कॉर्नवालिस मैदान में लड़ने से ज्यादा कूटनीति में माहिर था। उसने निजाम और मराठों को अपने साथ मिलाया और मैसूर पर हमला बोल दिया। पर टीपू के छापामार हमलों ने उनकी सप्लाई लाइन काट दी, जिससे कॉर्नवालिस की सेना भूख और बीमारी से मरने लगी और उन्हें आखिरकार पीछे हटना पड़ा। और फिर यहां एक ऐसी गलती हुई जो इस इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। जब कॉर्नवालिस की थकी भूखी और हारी हुई सेना बेंगलोर की तरफ जान बचाकर भाग रही थी, तब टीपू सुल्तान ने उन्हें पूरी तरह से कुचलने के बजाय उन्हें बचकर निकल जाने का मौका दे दिया। ये एक ऐसी चूक थी जिसकी कीमत सिर्फ मैसूर को ही नहीं, पूरे उपमहाद्वीप को चुकानी पड़ी। उस एक सिंगल फैसले का अंजाम सच में खौफनाक था। गलती से पहले जो टीपू सुल्तान दूसरों पर संधियां थोपता था, बाद में उसे खुद एक भयानक संधि का शिकार होना पड़ा।
वो जो बचकर भागा हुआ कॉर्नवालिस था ना, वो बाद में मराठों और निजाम की पूरी तैयारी वाली विशाल सेना के साथ वापस लौटा और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। इस हार के बाद टीपू को अपना लगभग आधा साम्राज्य गंवाना पड़ा और जुर्माने के तौर पर 8 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। 8 करोड़! उस वक्त के हिसाब से ये रकम कितनी बड़ी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस भारी नुकसान से मैसूर फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाया। इस भारी बेइज्जती के बाद टीपू सुल्तान पर बदले का जुनून सवार हो गया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो अंग्रेजों को धूल नहीं चटाएंगे, वो किसी आरामदायक बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर सोएंगे। और उन्होंने एक बहुत ही खास चीज बनवाई, एक मैकेनिकल टाइगर, एक ऐसा खिलौना जिसमें एक बाघ एक अंग्रेज सैनिक का गला दबा रहा था। ये यांत्रिक बाघ दोस्तों आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जो उस वक्त के गुस्से और बदले की आग का एक जीता जागता सबूत है। भाग 4, विश्वासघात का जाल। अब भारत में अंग्रेजों का एक नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड वेलेस्ली। उसे ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि इंडिया पर कंप्लीट कंट्रोल के रास्ते में टीपू सुल्तान ही आखिरी दीवार है। तो वेलेस्ली ने मैदान जंग से ज्यादा मैसूर के अंदर बैठे उन नाराज दरबारियों का इस्तेमाल किया। गद्दारों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई। पर तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों में खलबली मचा दी। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को मदद के लिए गुप्त चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वो लेटर रास्ते में ही अंग्रेज जासूसों के हाथ लग गया। अब अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि अगर फ्रेंच सेना टीपू की मदद के लिए इंडिया आ गई तो हिंदुस्तान उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। बस इसी डर और इस एक लेटर ने वेलेस्ली को 1799 में आखिरी और निर्णायक हमला करने पर मजबूर कर दिया। ये स्टेप बाय स्टेप समझिए कि आखिर एक अभेद्य किला अंदर से कैसे टूटता है। स्टेप 1, 3 मई की रात को टीपू का वित्त मंत्री मीर सादिक चुपके से किले के बाहर जाता है और अंग्रेजों के साथ मीटिंग करता है। स्टेप 2, 4 मई को ये गद्दार सेनापति सेना को उनकी तनख्वाह बांटने का नाटक रचते हैं और किले के उस हिस्से से उनका ध्यान हटा देते हैं जहां की दीवार थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी। और आखिरी स्टेप 3, जब सुल्तान खुद लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये लोग किले के दरवाजे अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि उनका अपना राजा बाहर फंस जाए और सेना से कट ऑफ हो जाए। ये पूरा का पूरा प्लान एकदम वेल कैलकुलेटेड साजिश थी। भाग 5, आखिरी लड़ाई। किले के दरवाजे अंदर से बंद थे। गद्दारों ने सेना को बिल्कुल लकवा मार दिया था। बाहर अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके सामने थे अकेले टीपू सुल्तान और उनके मुट्ठी भर वफादार। सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन दोस्तों उनके दिमाग में सरेंडर करने का तो कोई ख्याल ही नहीं था। जब सुल्तान बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए तो उनके एक सेवक ने हाथ जोड़कर उनसे मिन्नत की कि वो दुश्मनों को अपनी पहचान बता दें, कम से कम जान तो बच जाएगी। लेकिन टीपू सुल्तान का वो जवाब इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने किसी भी हाल में हार मानने या दया की भीख मांगने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक वहां लड़ते रहे और आखिरकार शहीद हो गए। वैसे जब वफादार सैनिकों को मीर सादिक की गद्दारी का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंग्रेज शहर पर अपना कब्जा जमा चुके थे। लेकिन हाँ, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की इस बहादुरी और साहस का सम्मान जरूर किया। इस 49 साल के शहीद राजा को दफनाते वक्त उन्होंने पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ 49 तोपों की सलामी दी। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था, उस अंग्रेज सैनिक की बात। अब हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई किसी विदेशी ताकत ने इस उपमहाद्वीप को सिर्फ अपनी ताकत के दम पर जीता था, या फिर हम अपनों की गद्दारी और साजिशों की वजह से अंदर से ही हार गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी गूंजता है। क्योंकि एक बात तो तय है, जब दीवारें अंदर से कमजोर होती है ना, तो किसी भी किले को बाहर से ढहने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।